Good morning, students. Today we will study the topic relative intensity of the spectral line. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें इस डायग्राम को रिमाइंड करना पड़ेगा. You know that this is called like the electronic level. अगर ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है तो इसके बीच में ये छोटे छोटे वाइब्रेशन लेवल्स हैं, एंड देन वाइब्रेशन लेवल्स के अंदर और छोटे छोटे रोटेशन लेवल्स भी हैं. सो दीज आर द रोटेशन लेवल्स. सो रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन में हम रोटेशनल लेवल की बात करेंगे कि ये वाला जो वाइब्रेशन लेवल है और ये वाला जो वाइब्रेशन लेवल है इसके बीच में ये रोटेशन लेवल. ये जो रोटेशन लेवल है, अब इसके अंदर इंटेंसिटी ये वाली जो यहाँ से मॉलिक्यूल एक साइड होके ऊपर जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा, इस लेवल से ऊपर जाएगा, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है अब्जॉर्प्शन की, तो दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक, दैट इज द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन. और ये जो इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? पॉपुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. जितनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन लेवल में होगी उतनी ही इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी. लेट्स सी कि अब यहाँ पे देखना है कि अगर इसके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इंटेंसिटी इसमें ज़्यादा होगी. अगर इस वाले लेवल में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन इसमें होगी तो उतनी ही इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी. तो देयरफॉर जिस मॉलिक्यूल के जिस लेवल के अंदर पॉपुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज मोर, उसी की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी. तो अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि रिलेटिव इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है. So therefore, relative intensity of the spectral line will depend upon the relative population of energy level. Greater the population of energy level, greater is the number of molecule, then can be promoted into the next higher level, and hence greater is the intensity of absorption. Let's see. This is given by this Nj divided by N naught. This is equal to e raised to power this Ej divided by Kt. You know that this Nj का मतलब है कि ये वाला हायर लेवल, दिस वन इज Nj, और दिस N0 का मतलब है ये वाला लेवल. सो दिस Nj इज एक्साइटेड, N0 इज द ग्राउंड. अगर इस वाले को मैं इस वाले लेवल को Nj मानूं, ये एक्साइटेड होगा तो ये ग्राउंड है, ये वाला एक्साइटेड है तो ये ग्राउंड है. दैट मीन्स से द रिलेटिव इंटेंसिटी बिटवीन द टू लेवल कैन बी कैलकुलेटेड. अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 लिखें. सिमिलरली यहाँ से 2 से 1 की रिलेटिव पॉपुलेशन कितनी है वो भी कैलकुलेट की जा सकती है. सो देयर इट इज द रिलेटिव पॉपुलेशन बिटवीन द टू लेवल्स. अब देखें यहाँ पे एक बात कहनी जरूरी है कि जो डीजेनेसी है ऑफ द रोटेशन लेवल, दैट इज गिवन बाय द दैट इज J is called as the degeneration, which is equal to 2J plus 1. That is the degeneration of these rotation level. And if we put up here this value, therefore it will become Nj divided by N naught. That is the 2J plus 1, and e raised to power here is Ej divided by K. दैट इज ये जो एनर्जी है वो रोटेशन लेवल की है जब मॉलिक्यूल रोटेशन लेवल में होगी. एंड यू नो दैट यहाँ पे E किसके बराबर है? एच म्यू. दिस इज म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है? एच म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. एंड ये जो एच सी और 1 बाय लैम्डा को क्या कहते हैं? म्यू. Therefore, this E किसके बराबर आएगी? एच सी इज म्यू बार. अब ये जो म्यू बार की वैल्यू है वो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी. दिस E इज इक्वल टू हियर इज एच सी एंड द B एंड J प्लस 1 के बराबर आनी चाहिए. और अगर ये वाली वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट अप करेंगे तो देयरफॉर हमें टोटल वैल्यू पता चल जाएगी, तो वो किसके बराबर है. लेट्स सी. अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ कि Nj डिवाइडेड बाय N नॉट दैट इज इक्वल टू 2J plus 1, एंड हियर इज द e raised to power Hc
बीटा बी जे प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई के। और यहाँ पे के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, की इज द टेम्परेचर, और बी इज द रोटेशन कांस्टेंट, एच इज द ब्लैक्स कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा कि रिलेटिव इंटेंसिटी कैसे लेते हैं। ये फर्स्ट फैक्टर है और इस फैक्टर को हम सेकंड फैक्टर करें। अगर हमारे पास ये जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस होती है, जैसे जैसे इस इक्वेशन में देखें कि अगर ये सेकंड लेवल है तो ये 1, ये फर्स्ट है, ये 0 है, तो अगर इसकी इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन निकालेंगे तो अगर जे यहाँ पे 1 है, जब ये जे की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे ऊपर एंड यहाँ पे रेज टू द 0, तो जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ेंगी, यहाँ पे 1 0 है, दिस 1 है, देन 2 है, 3 है, जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ेंगी तो इनिशियली ये वाली वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है और ये वाली जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो डिक्रीज हो रही है स्लोली इन द बिगिनिंग। लेकिन जैसे ही जे की वैल्यू हायर रेंज में चली जाएंगी, हायर लेवल पे चली जाएंगी, तो ये जो सेकंड फैक्टर है वो एक्सपोनेंशियली काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर देता है। दैट मीन टू से कि अगर आपको याद होगा कि जो हमने इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बनाई थी, दैट मीन टू से कि जब जे की वैल्यू फर्स्ट में देखें रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट टू 0, तो ये थोड़ी होगी। उसके बाद जे की वैल्यू यहाँ पे 2/1 की रेशियो देखी, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी और इंटेंसिटी बढ़ी, देन थोड़ी सी और इंटेंसिटी बढ़ेगी, देन और इंटेंसिटी बढ़ेगी, एंड फाइनली दिस इज इंटेंसिटी द मैक्सिमम। जैसे ही ये वाला फैक्टर डिक्रीज करना शुरू कर देगा और ये फैक्टर डिक्रीज करेगा तो ओवरऑल ये जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी। तो देयरफॉर उसके बाद जब जे की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो उसके बाद ये इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देगी। सो देयरफॉर फर्स्टली ये जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर रही है और तब तक ये फैक्टर डिक्रीज नहीं कर रहा था, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा था, बट नॉट शार्पली। जैसे ही जे की वैल्यू हायर और जाएंगी तो ये वाला फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर देगा एंड देयरफॉर जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे जो है डिक्रीज करना शुरू कर देगी। दिस स्टार्ट डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सो देयरफॉर दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द रोटेशन स्पेक्ट्रल लाइन। और आपको याद होगा कि बुक में एक ग्राफ कुछ इस तरह से बना रखा है, फिर से दी एंड जे डिवाइडेड बाय नॉट, और ये वाली इंटेंसिटी पहले से कुछ बढ़ रही है एंड देन आफ्टर स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो एग्जैक्टली द एक्सप्लेनेशन इज लाइक दैट, जो मैंने पहले बताई है, तो वो सेम इसी तरह से है। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कौन से टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एक्सिबिटिंग द रोटेशनल स्पेक्ट्रा। कौन से मॉलिक्यूल जो है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं। टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एक्सिबिटिंग द रोटेशनल स्पेक्ट्रा। So to show the rotation spectra, a molecule must have the permanent dipole moment so that it can interact with the electromagnetic radiations. So like H2, N2, O2, C6H6, ये सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं वो जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। दैट मीन टू से कि ये जो मॉलिक्यूल हैं ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करते, ये जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं शो करेंगे। लेकिन सिमिलरली यहाँ पे एक और कुछ डिस्कशन एग्जांपल दे रखे हैं वाटर की एंड NO2 एंड N2O, ये वाले जो मॉलिक्यूल जिनके अंदर डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, तो वो वाले मॉलिक्यूल जो है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं। सो दैट मीन टू से कि विच टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल शो द रोटेशनल स्पेक्ट्रा विच है द परमानेंट डायपोल मोमेंट। अगर किसी का परमानेंट डायपोल मोमेंट है तो वही मॉलिक्यूल जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो कर सकते हैं। अब आ जाता है कि हमने जो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस क्या है कि
उस टॉपिक में आ जाता है कि स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रोटेशनल स्पेक्ट्रा, कैलकुलेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड बॉन्ड लेंथ। मीन टू से कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा से हमें किसी एटम्स के अंदर, ये स्मूथ एच है और Cl है, इसके अंदर का ये डिस्टेंस r पता चल सकता है। That means to say the distance between the two atoms can be calculated by the rotation spectroscopy. How is that? You know that mu bar is equal to किसके बराबर है? It's 2b. And you know that अगर 2 है तो b की वैल्यू किसके बराबर है? h divided by 8 I square INC। और जब ये mu bar की वैल्यू किसके बराबर आएगी? h divided by 4 I square INC। That means to say, इसका मतलब है कि अगर हमने किसी मॉलिक्यूल का, जैसे ये HCl है, जब उसका हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा डिस्कस किया, तो जब इसका स्पेक्ट्रा आएगा तो उसके अंदर म्यू बार की वैल्यू आएगी। स्पेक्ट्रा तो सिर्फ म्यू बार की वैल्यू देगा। अगर ये म्यू बार की वैल्यू स्पेक्ट्रा के ऊपर आ जाएगी, स्पेक्ट्रा जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, उसका प्रिंट आएगा, प्रिंट के ऊपर पता चल जाएगा कि म्यू बार की वैल्यू कितनी है। ये म्यू बार की वैल्यू हम यहाँ पुट अप करेंगे एंड देयरफॉर आई कैन बी कैलकुलेटेड। देयरफॉर आई किसके बराबर आया? दैट इज h डिवाइडेड बाय दिस द 4 पाई स्क्वायर इस म्यू बार एंड c द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर ये आई पता चल जाए, ये वाला, तो यू नो दैट आई किसके बराबर है? दिस म्यू बार स्क्वायर। एंड ये म्यू क्या है? रिड्यूस मास। यू नो दैट म्यू किसके बराबर है? That is m1 m2 divided by m1 plus m2। तो यहाँ पे m1 क्या है? मास ऑफ H एटम। m2 क्या है? मास ऑफ दी Cl एटम। दिस इज m1 plus m2। तो उससे ये म्यू पता चल सकता है। अगर ये म्यू पता चल जाए तो देयरफॉर ये आई तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। सो देयरफॉर आई जो r है वो किसके बराबर होगा? आई डिवाइडेड बाय म्यू एंड देयर एम्पलीट्यूड। सो बाय दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट द r which is the distance between the two atoms, that is H and Cl. So this is the application of the rotational spectroscopy, that we can find out the distance between the two atoms. इसके बाद एक नया टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है नॉन रिजिड रोटेटर। सो अब ये नॉन रिजिड रोटेटर क्या चीज है? नॉन रिजिड रोटेटर में हम क्या करेंगे, उसमें से फिर से मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि लेट्स सी दिस बी इलेक्ट्रॉनिक लैंप, और इसके बीच में ये वाले जो है वो वाइब्रेशन लेवल्स हैं। these are the vibration levels, these are the vibration levels। और ये जो वाइब्रेशन लेवल है इसके बीच में क्या है? रोटेशन लेवल। अब इसमें हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि नॉन रिजिड रोटेटर कैसे एक्ट करें। अब ये है कि HCl है, HCl की मॉलिक्यूल की अगर बात करें, अगर तो ये रिजिड है, दैट मींस से अगर इसकी रोटेशन होगी तो रोटेशन होने से जैसे जैसे ये J0 है, यहाँ पे J1 है, यहाँ पे J2 है, J3 है एंड सो ऑन J4 5 6, जैसे जैसे मॉलिक्यूल HCl है या कोई और मॉलिक्यूल है, ये जब हाई रोटेशन लेवल में जाएगा तो हाई रोटेशन लेवल में जाने के साथ उसकी रोटेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो जितनी इस मॉलिक्यूल की स्पीड ऑफ रोटेशन विल इंक्रीज। अगर रोटेशन की स्पीड बढ़ेगी, लाइक ऐसे रोटेशन की स्पीड बढ़ती है, तो जब रोटेशन की स्पीड बढ़ेगी तो देयरफॉर ये वाला जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। दैट मींस से अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो मॉलिक्यूल विल नॉट एक्ट एज रिजिड, इट विल एक्ट एज द नॉन रिजिड रोटेटर। दैट मींस से वो तभी होगा जब मॉलिक्यूल जो है
इस वाले लेवल में से जब ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाने से उसकी रोटेशन बढ़ गई है। अगर रोटेशन बढ़ेगी, रोटेशन बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और मॉलिक्यूल जो है रिजिड इंटरैक्ट नहीं करेगा। अब हम इसमें हम नॉन रिजिड की बात कर रहे हैं कि जब मॉलिक्यूल हायर लेवल में चला जाता है तब वो नॉन रिजिड एक्ट करता है। अब इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि दिस इज म्यू बार जो है दैट इज x डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर आई सी जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ये म्यू बार किसकी है? रिजिड रोटेटर। ये रिजिड रोटेटर जब मॉलिक्यूल रिजिड रोटेटर एक्ट कर रहा है। अब जब मॉलिक्यूल रिजिड एक्ट कर रहा था, जैसे जैसे वो ये हायर वाइब्रेशन लेवल में जाना शुरू किया उसने, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन बढ़ गई। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन बढ़ने से मॉलिक्यूल रिजिड नहीं रहेगा, नॉन रिजिड हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन increase the rotation quantum number j, but with increase in the frequency of rotation increase the centrifugal force। मीन भी सही है कि अगर ये मॉलिक्यूल है तो अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर ऐसे घूम रहा है तो वन ऑफ द फोर्स इज एक्टिंग दिस दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये रोटेशन हो रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दूसरी सेंट्रीफ्यूगल। जब ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो बॉन्ड लेंथ है, जब ये मॉलिक्यूल की रोटेशन फास्ट होगी तो ये वाला एटम जो है रोटेशन से धीरे धीरे बाहर जाना शुरू कर देगा और बाहर जाएगा और बाहर जाएगा। दैट मीन से कि बॉन्ड लेंथ जो है लंबी हो जाएगी। अब जब बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाएगी दैट मीन से कि ये वाली जो बाहर की फोर्स है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो बढ़ रही है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कम है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट कर रही है एज द वैल्यू ऑफ द जे इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो जे की वैल्यू जो है बढ़ रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ऐसा ही है। अब क्या है, वी नो दैट दिस म्यू बार जो था वो डी जे प्लस 1 के बराबर। ये जो थी सिंपल म्यू थी, sorry, this is mu is here, mu is here and this mu bar is given by b j plus 1 the centimeter inverse, that is the rigid rotator के लिए थी। अब हमारे पास आया कि अगर ये rigid rotator की बजाय नॉन रिजिड एक्ट करे तो therefore mu bar is given by this b and j plus 1 minus d j square and j plus 1 square. This factor is called as the centrifugal distortion। That means कि this factor is the इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो d stand for the centrifugal distortion constant, जिसका j square and j plus 1 is there। That means कि जैसे जैसे j की वैल्यू जो है बढ़ेगी, अगर यहाँ पे 1 है, 1 पुट अप करेंगे तो यहाँ पे ये फैक्टर तो इंक्रीज होगा, लेकिन ये वाला फैक्टर ज़्यादा इंक्रीज होगा। और अगर जे की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट अप करेंगे तो यहाँ पे 2 पुट अप करेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल ये वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होने से जब इसमें से माइनस करेंगे तो ओवरऑल म्यू की वैल्यू डिक्रीज करेगी। सिमिलरली अगर जे की वैल्यू 3 पुट अप करेंगे तो ये फैक्टर तो इंक्रीज करेगा, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। अगर इस वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देयरफॉर म्यू की वैल्यू और भी डिक्रीज करेगी। दैट मीन से कि म्यू बार की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। अब आ जाता है हमारे पास कि म्यू बार की वैल्यू जो है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये जो चेंज है कि ये फ्रीक्वेंसी चेंज कितनी है हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे इन द केस ऑफ द नॉन रिजिड रोटेटर। उसको कैलकुलेट करने के लिए लेट्स सी दिस द डेल्टा म्यू बार, दिस इज इक्वल टू म्यू जे प्लस 1 माइनस म्यू जे, एंड यू नो दैट दिस म्यू बार विच इज इक्वल टू सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेल्टा जे प्लस 1 आ रहा है। जे प्लस 1 का मतलब है कि यहाँ पे ये एक्साइटेड के लिए है और ये ग्राउंड के लिए। और अगर ये जो वैल्यू थी हमारे पास दैट इज बी
दैट्स वी विल लिख बी जे प्लस 1 माइनस डी जे स्क्वायर एंड जे प्लस 1 स्क्वायर। ये वाली सारी की सारी वैल्यू जो है एक बार एक्साइटेड के लिए पुटअप करेंगे और उसमें से माइनस क्या करेंगे ग्राउंड, तो वो हमारे पास जो है वो डेल्टा म्यू बार है। तो लेट्स सी, अगर म्यू बार कैलकुलेट कर दिए हैं तो सिलेक्शन में आ जाता है कि ये जो जे प्राइम है वो किसके बराबर है जे प्लस 1। दैट मीन्स से जहाँ जहाँ पे ये जे है ये वाला इसको हम ऐसे लिख देते हैं बी जे प्राइम प्लस 1 माइनस डी जे प्राइम स्क्वायर एंड जे प्राइम प्लस 1 एंड स्क्वायर माइनस बी जे प्लस 1 माइनस डी जे प्लस 1 एंड स्क्वायर। अब इसमें से हमने सिलेक्शन अप्लाई किया, therefore this is the b, j की वैल्यू यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो j प्लस 1 एंड ये j प्लस 1 और प्लस 1 कितना है j प्लस 2 माइनस here the d and here the j plus 1 and their square and यहाँ पे आ जाएगा j plus 2 and their square, and on this side there is the b j plus 1 is there and d and here the j plus 1 and this square, and when we simplify it we will calculate here equal to the 2b and j plus 1 and the 2b j plus 1 minus 4d j plus 1 and the cube when we simplify it, and furthermore we can say that it is the 2j plus 1 is common from here and the left b minus 2b j plus 1 and this again. This is the new bar which is the change in frequency is here. So this is the 2b j plus 1 is there. यहाँ तक तो यहाँ तक विजिबल नहीं है, यहाँ तक ओके। ये इसके बाद जो ये वाली सारी वैल्यूज है मैं ऊपर लिखने लगा हूँ, दैट इज इस इक्वेशन के बाद जो नेक्स्ट कौन कौन सी आएंगी वैल्यू, दैट विल बी द डेल्टा म्यू बार दैट इज इक्वल टू 2b j plus 1 2b j plus 1 minus 4d j plus 1 the cube। इसमें से हम